सोशल मीडिया में आज एक पोस्टर बहुत जबरदस्त वायरल हुआ और ये पोस्टर घूमने का सिलसिला दोपहर बाद शुरू हुआ, जिसमें लिखा है जहां पर विपक्ष की यात्रा समाप्त होती है वहां से मोदी की यात्रा शुरू होती है। आज से एक दूसरा नया नैरेटिव शुरू हुआ है और यह नया नैरेटिव गढ़ा गया है कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने तो मोहब्बत की दुकान पहले से खोलकर रखी हुई है और उसमें सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लव एंड होप, इन दोनों का स्कोप है। इसके अलावा एक तीसरा नैरेटिव भी आया है और यह नैरेटिव है कि जो नरेंद्र मोदी के विरोधी नेता विश्व गुरु, श्रेष्ठ भारत, न्यू इंडिया, वर्ल्ड लीडर, इन सब का मजाक उड़ाते थे, उनको नरेंद्र मोदी समझ में नहीं आते। आज नरेंद्र मोदी ने भारतवंशियों को, यानी इंडियन डायस्पोरा के सैकड़ों लोगों के सामने यह क्यों कहा कि यह नया दौर है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्यों कहा था कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई बॉस नहीं है। समझते हैं इस रिपोर्ट से। 23 में इंडिया, 24 में मोदी। इस पावर प्ले का पहला चैप्टर शुरू हो गया है। मोदी ने डंके की चोट पर कहा है, हमारी ताकत दुनिया देख रही है। मोदी के दुश्मन कहते हैं भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। अर्थव्यवस्था के नाम पर मोदी को ताना, चीन का टेक्स्ट फिट कर मोदी पर निशाना। मोदी ने भारत को कमजोर कर दिया, जनता को बेहाल कर दिया जैसा फसाना। मोदी के दुश्मन जो कह रहे हैं वो सच है या मोदी को लेकर, इंडिया को लेकर दुनिया जो कह रही है उसमें दम है? इन सुर्खियों से क्लियर है, मोदी विरोधियों का सारा एजेंडा पंक्चर हो गया है। इंडिया की इज्जत घट नहीं रही, बढ़ रही है। मोदी के दुश्मन जिस हिंदुस्तान को कमजोर बता रहे थे, दुनिया तो मोदी के उस न्यू इंडिया को सबसे पावरफुल बता रही है। खबर छप गई है, मोदी इंडिया को लीडिंग ग्लोबल पावर बना रहे हैं। चर्चा शुरू हो गई है, ग्लोबल स्टेज पर न्यू इंडिया का उदय हुआ है। इंडिया तो इंडिपेंडेंट पावर हाउस है, इंडिया तो ग्लोबल सुपर पावर है। ये तो सिर्फ कुछ सैंपल्स हैं। 23 में इंडिया की ताकत बढ़ेगी, भारत ही विश्व गुरु बनेगा और 24 में मोदी ही मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट सॉट आफ्टर वर्ल्ड लीडर होंगे। भारत ऐसा क्या कर रहा है जो कोई और नहीं कर पा रहा? हिंदुस्तान को ही सबसे बड़े पावर प्लेयर के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? मोदी जो कहते हैं, दुनिया क्यों उसे इतनी गौर से सुनती है? आने वाले दिनों में भारत की ताकत कितनी बढ़ने वाली है? मोदी ने खुद 30 सेकंड में समझाया है कि 23 में क्या होगा, इसका भी हिंट दिया है। 24 में क्या होगा, उसके लिए भी अगले 15 महीने वाला कैलेंडर अभी से लॉन्च कर दिया है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। हमारी ताकत दुनिया देख रही है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। मोदी 70 देशों में बसे 3,500 राष्ट्रदूतों को इंदौर बुलाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इंडियन ओरिजिन के गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को चीफ गेस्ट बनाते हैं। साउथ अमेरिकन देश सूरीनाम के राष्ट्रपति और इंडियन ओरिजिन के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को इनवाइट करते हैं। तो वो दोनों भी कैमरे पर आकर यही बताते हैं कि मोदी ने कैसे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया, दुनिया को कैसे एक नया नजरिया दिया, इंडिया को कैसे ग्लोबल प्लेयर बनाया। नमस्कार महोदय, भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम। Today, Guyana pursues similar ideals like Prime Minister Sri Narendra Modi. As President, I find commonality in the philosophy, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, which is bringing everyone together,
pursuing growth and development, and winning and building trust for everyone. Good governance with strong leadership that you are demonstrating. ये G20 लीडर्स की समिट से पहले का मेगा इवेंट है जिसमें नेशनलिज्म वाला फ्लेवर है और इसीलिए मोदी ने विदेश में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को अभी से आगे का टास्क सौंप दिया है। G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। – 2023 में भारत ग्लोबल मैप पर अपनी छाप छोड़ेगा और 24 आते आते मोदी वैश्विक लीडर के तौर पर अपनी छवि और भी ज्यादा मजबूत कर लेंगे। ऐसा अनुमान क्यों लगाया जा रहा है, पहले इसे कुछ फैक्ट से समझिए। आने वाले दिनों में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ देगा, यानी अगले 4 साल में दुनिया की 4 टॉप इकोनॉमी में 3 देश चीन, जापान और इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन से होंगे, जबकि 2030 तक भारत 1 पॉइंट ऊपर आकर दुनिया में तीसरे नंबर का इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए यह किसी टेक्टोनिक शिफ्ट से कम नहीं होगा और यह सब मोदी के मिशन मोड में काम करने की वजह से ही मुमकिन होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। 23 के सबसे बड़े पावर प्लेयर के तौर पर हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, इसे 5 पॉइंट से समझने की जरूरत है। नंबर 1 है सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी देश के तौर पर भारत का पुनर्जागरण। चीन, जापान और रूस जैसे देशों ने राष्ट्रवाद को प्रमुखता देकर खुद को मेजर ग्लोबल पावर के तौर पर स्टैब्लिश किया। ठीक इसी तरह 21वीं सदी में नए भारत का उदय हो रहा है। राष्ट्रवाद इसमें एक अहम फैक्टर है। इस वक्त देश में कल्चरल रिवाइवल हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि लोग नेशनलिज्म को अपने प्राइड से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, ये इनिशिएटिव भारत सरकार का था। प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैंडेट बड़ा क्लियर था कि हर हिंदुस्तानी नागरिक जो यूक्रेन में फंसा हुआ है उनको सही सलामत उनके घर पहुंचा दिया जाए। यूरोपियंस तो बहुत चक्के थे कि आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार इतनी पैशनेट है आपके देशवासियों के लिए। हमने कहा यस, एंड नॉट ओनली उन्होंने ये चीज देखी कि कितनी पैशनेट है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि और कोई सरकार और कोई गवर्नमेंट ने इतना जबरदस्त इनिशिएटिव लिया इवैक्यूएशन का। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास अलग अलग नेशनल्स के बच्चे हैं, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूक्रेन वाले भी आए कि हमें आप प्लीज इंडिया ले जाइए, क्या हम आपकी होटल में रह सकते हैं, क्या हम आपकी होटल में खा सकते हैं। तो भारत सरकार से बहुत क्लियर वो भी था इंस्ट्रक्शन कि कोई हमारे दरवाजे पे आवे तो हम नॉट ओनली हमारे बच्चों की बट हम सबकी मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है भारत का इकोनॉमिक जायंट के तौर पर उभर कर सामने आना। इसमें डिजिटल इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ दिसंबर 2022 में भारत में 12,82,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2031 तक भारत की जीडीपी 280 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 620 लाख करोड़ की हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय भी करीब 1,60,000 रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएगी। ग्लोबल पावर बनने के लिए इकोनॉमिक राइज का होना जरूरी है और भारत इस मोर्चे पर फुल स्पीड से चल रहा है। भारत की जो छवि है इतनी ज्यादा बदल चुकी है वहाँ पर कि लोग
एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया अब आगे क्या करेगा। बहुत फर्क पड़ा है। मोदी जी के आने से लोगों को लगने लगा है कि इंडिया has no boundaries, is growing so much in cleanliness, everything। आप देखिए कितना हम लोग आके सरप्राइज हो गए कि इंडिया इतना साफ हो सकता है। मोदी जी नहीं आते तो ये बदलाव नहीं आता। आपको लगता है? बिल्कुल। भारत को सबसे बड़ा पावर प्लेयर बनाने वाला तीसरा फैक्टर है भारत की इंडिपेंडेंट और चालाक कूटनीति। मोदी की विदेश नीति का फंडा क्लियर है, इंडिया का सेल्फ इंटरेस्ट फर्स्ट, बाकी बाद में। भारत कमजोर देशों की आवाज भी उठाता है और खुद को ताकतवर देश समझने वाली ताकतों को हद में रहना भी सिखाता है। बस उन अच्छा काम कर रहे हैं और भारत के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी अच्छी छवि है और अच्छा काम कर रहे हैं। फर्क पड़ता है। लोग जानते हैं उनके बारे में जानते हैं, उनका काम जानते हैं और उनको मान सम्मान मिलता है और पब्लिक में भी उनका काफी सम्मान है। पॉइंट नंबर 4 है भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, वो भी मेड इन इंडिया। किसी जमाने में भारत हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, मगर पिछले 8 सालों में भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट 8 गुना बढ़ा लिया है। 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। और पॉइंट नंबर 5 है साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत बनाना। मेड इन इंडिया वैक्सीन इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है और मोदी ये सारे एग्जाम्पल्स ताल ठोक के देते हैं। मोदी टफ ऑप्शन चुनते हैं, टफ टास्क देते हैं, इसीलिए मोदी के मंत्री भी उन्हें डिमांडिंग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। अच्छी बात यह है कि मोदी की डिमांड और मोदी का कमांड दोनों पैरेलल चलता है, सब उसे फॉलो करते हैं, इसीलिए इंडिया के फेवर में रिजल्ट भी दिखता है। Yes, I think the Prime Minister is demanding. I think is rightly demanding because it's time that India had a demanding person as Prime Minister. That is the only way. You know, I mean, look, we have kicked so many problems down the road. We have taken so many soft options. It's always the convenience of the day. Today, I can honestly say that it's not, often decisions are made which may not be so easily popular at that moment. But they are very sound governance decisions, including during COVID. So, it's tough to work for a demanding boss, but at the end of the day, you actually, if you feel that's the kind of person the country needs, I think you're willing to do whatever you have to do at that time. मोदी की डिमांड और गवर्नेंस पर मोदी के कमांड का ही असर है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत 2014 में 142वें स्थान पर था, वही भारत आज 63वें पायदान पर है। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2015 में 81 थी, आज 46 है। साइंटिफिक पब्लिकेशन में जो भारत 2010 में 7वें पायदान पर था, वही आज तीसरे नंबर पर है। यह मोदी की नीतियों का ही असर है कि न सिर्फ वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ी है, बल्कि विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए भी 7 समंदर पार कई गुना सम्मान बढ़ा है। और सबसे बड़े ग्लोबल प्लेयर के तौर पर उभर रहे भारत को लेकर, मोदी की लीडरशिप को लेकर दुनिया क्या सोचती है, ये प्रवासी भारतीयों से बेहतर भला कौन बता सकता है। अब कभी भी कहीं भी लोग हमसे मिलते हैं, सबसे बड़ी बात दे टॉक अबाउट मोदी, दे टॉक अबाउट इंडिया, एंड दिस I can see in their eyes the respect for you, which I never saw before. पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है पहले इज्जत नहीं था इंडिया का? Because India was treated as a third world country. Okay. No more. अब नहीं? No. अच्छा। India is treated as a forward running top countries in the world, and it's all due to our great Prime Minister, Honorable Prime Minister Modi. अच्छा। And it connected entire world. और सबसे अच्छी बात उनकी मुझे ये लगती है, वो सबके लिए सोचते हैं, सबका साथ, सबका विकास। मोदी का इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि वो हमारे भाई सुप्रीम लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पे सबसे जो टॉप लीडरशिप बोला जाता है, तो उसका जो पॉलिसीज होती है उसका इफेक्ट दिखता है। मोदी जी एज ए पर्सन में भी इज लाइक टेकिंग द क्रेडिट, बट देयर इज अ बिग टीम बिहाइंड हिम, राइट? तो ये काफी लोगों का और खासकर जो पॉलिसीज है उनका मुझे ज्यादा असर दिखता है, और मोदी जी वो काम खूबी से कर रहे हैं, तो जरूर उनका भी काफी बड़ा योगदान है। मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए इंदौर को ऐसे ही सेलेक्ट नहीं करते। ग्लोबल स्टेज पर G20 की अध्यक्षता के साल में भारत के नए दौर का एग्जाम्पल इंदौर में खड़े होकर देते हैं। इशारों में कहते हैं, जैसे इंदौर समय से आगे चलता है, वैसे ही इंडिया भी चलने लगा है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है,
लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। एक ऐसा वक्त जब चीन में उथल पुथल है। जिनपिंग टीवी पर तो आ रहे हैं मगर देश नहीं संभाल पा रहे। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। इन दोनों ही देशों में गृहयुद्ध जैसे हालात हैं। जिनपिंग ढलान पर हैं और पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है। वैसे वक्त में भी पाकिस्तान जैसे देश में इंडिया का ही एग्जाम्पल दिया जा रहा है। मोदी की ही बात की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।